नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को नसीहत दी है। बीजेपी कांग्रेस को ईसी ने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर प्रचार न करें। बीजेपी समाज को बांटने वाले भाषण रोकें, प्रचारकों के मजहबी भाषण को रोकें। कांग्रेस संविधान पर झूठी छवि न बनाए। चुनाव आयोग ने बुधवार यानी 22 मई यानी कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों को अपने भाषण को सही करने और सावधानी बरतने, मर्यादा बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने की सलाह दी है, ये निर्देश भी दिए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से क्या कहा है, वो 2 पॉइंट सुन लेते हैं। बीजेपी से उन प्रचार भाषणों को रोकने के लिए कहा गया है जिनसे समाज में बंटवारा हो सकता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा कि वह संविधान को लेकर गलत बयानबाजी न करें, जैसा कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। इसके अलावा अग्निवीर स्कीम पर बोलते हुए इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस से कहा कि वो डिफेंस फोर्स को राजनीति का हिस्सा न बनाए, यानी कि सेना का राजनीतिकरण न करे। ये तमाम आदेश और नोटिस चस्पा किए हैं बीजेपी कांग्रेस को चुनाव आयोग ने। इस पूरे मुद्दे पर बात रखेंगे। मैं तमाम मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। इस पूरी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में जैनेंद्र धर दुबे जी जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मनोज कश्यप जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अनुराग शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। कालिदास त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जैनेंद्र धर दुबे जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा कि जैसा कि चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किए हैं दोनों अध्यक्षों को, ना कांग्रेस को और न बीजेपी को, बल्कि दोनों ही पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं। लेकिन बीजेपी पर जो टिप्पणी चुनाव आयोग ने की है कि आप धर्म और राजनीति की बात कर रहे हैं, धर्म पर आप बयानबाजी न करें। इसके अलावा बीजेपी को कई और मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है। क्या बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है जैसा कि चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस समान लोकतंत्र, सामान्य लोकतंत्र के पर्व में हम सभी आप जुड़े हुए हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सन 27 सितंबर 1925 से इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, इस माँ भारती को, मिट्टी के कण कण को परम वैभव तक पहुंचाने की राजनीति करती है। और लोगों को लगता है कि हम धर्म की राजनीति करते हैं क्योंकि ये धर्म की भूमि है, राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमि है। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं वह कभी राम की परिकल्पना को स्वीकार नहीं करते। राम काल्पनिक हैं, लेकिन राम ने और कृष्ण ने धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की है। धर्म और सांप्रदायिक बयानबाजी करने से इलेक्शन कमीशन ने रोका है। तो बीजेपी क्या धर्म और सांप्रदायिक बयानबाजी कर रही थी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी तक ने इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी की है, जेपी नड्डा ने की है, अमित शाह ने की है, तमाम नेताओं ने की है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप उनके बयानों को सांप्रदायिक और धार्मिक नहीं मानेंगे? सांप्रदायिक तो हमारे नेता कभी बयान दे ही नहीं सकते। हमारा तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों दिया है? ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों दिया है? ये मैं इलेक्शन कमीशन पे तो बहुत नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन कहीं कहीं बीच के रूप में और ढुलमुल रवैया अपना रहा है, जो केवल पक्षपात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। पक्षपात आप जब कांग्रेस के नेता जब ये बयानबाजी करते हैं कि इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष की पक्ष लेते हैं या सत्ता पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जब सत्ता पक्ष पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की तो सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि हम आप देख लीजिए। नहीं, ये तो फिर दोहरी बात हो गई ना सर। आप नहीं भाई साहब, आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन जब भी आया है तो कांग्रेस के दबाव में आकर के भाजपा के नेताओं के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं, ये बताइए, 17 मई को बाराबंकी ने प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि राम मंदिर पर कांग्रेस बुलडोजर चलवा देगी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। तो क्या ये बयानबाजी सांप्रदायिक नहीं है, धार्मिक नहीं है? वो कहते हैं कि वहां पे जो है बाबरी ताला लगेगा।
क्यों मुसलमान की बात नहीं तो करते हैं भाई? कर्नाटक में क्यों इलेक्शन कमीशन को क्यों कहना मुसलमानों को पड़ा? आरक्षण? एक मिनट, इलेक्शन कमीशन को ये क्यों मेरे कहना पड़ा ओबीसी कि बीजेपी धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी ना करें, इनको रोके? कांग्रेस के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में, ठीक है, ये कांग्रेस के दबाव में, ये तो फिर दोहरी बात हो गई ना सर। ठीक है, मैं कांग्रेस से सवाल ले लेता हूँ, नहीं, कांग्रेस के दबाव में क्यों? क्या राहुल गांधी के दबाव में है, सोनिया गांधी के दबाव में है, प्रियंका गांधी के दबाव में है, मैं पूछना खड़गे चाहता के हूँ, दबाव में, मैं किसके पूछना चाहता हूँ अरे ये तो सर दोहरी बात हो गई। भाई साहब, मैं अनुराग शर्मा कांग्रेस जी, वालों से पूछना ठीक है। चाहता हूँ बड़े प्रेम से कि हमारे ओबीसी बंधुओं का, अति पिछड़ों का और एससी बंधुओं का आरक्षण काट करके कर्नाटक में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों दिए? लेकिन इस पर ये इलेक्शन आदेश कमीशन ने धर्म क्यों और उनको जाति नोटिस जारी की, किया? धर्म और जाति का नोटिस बीजेपी को थमाया है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म पर प्रचार न करें, बीजेपी समाज को बांटने वाले तो मैं बयान कह रहा रोकें, हूं। प्रचारकों से कहें कि वो मजहबी वही तो भाषण मैं कह रोके, रहा ये हूं। तमाम बातें कही है। कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन लग रहा है कि कांग्रेस के दबाव में है। अरे क्या बात कर रहे हैं, जब सत्ता आपकी है तो उनके दबाव में कैसे हो सकता है? आप बताइए, बिल्कुल, प्राइम वो तो मिनिस्टर निष्पक्ष बीजेपी का ना। है तो ईसी कांग्रेस के दबाव में कैसे हो सकती है? ईसी निष्पक्ष है, ईडी ईसी निष्पक्ष है, निष्पक्ष, फिर सीबीआई वही वाली बात। निष्पक्ष है अभी आप निष्पक्षता की बात और कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आप दबाव में, ये तो दोहरा रवैया आपका ही है। बिल्कुल, वो उनके दबाव में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनके दबाव में है। पूछ लेते हैं मनोज कश्यप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। मनोज कश्यप जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मनोज जी, जिस प्रकार से जैनेंद्र धर दुबे जी ये कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के दबाव में ईसी है, फिर कहते हैं कि वो बिल्कुल निष्पक्ष है, और जिस तरीके से जो कांग्रेस पर आरोप लगाए, जिस प्रकार से नोटिस थमाया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि संविधान पर गलत बयानबाजी न करें, अग्निवीर स्कीम का जिक्र न करें, सेना का राजनीतिकरण न करें। इस प्रकार के नोटिस में जो बात कही गई है कांग्रेस के लिए, क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि ये जो नोटिस दिए गए हैं, ये एक पक्षपात वाली बात है। कांग्रेस के प्रति या विपक्ष के प्रति जो भी धारणा है हमारे सरकारी तंत्र की वर्तमान के अंदर, वो पक्षपात भरी नीतियों का ही एक पुलंदा है। लेकिन जैनेंद्र जी तो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस या विपक्ष के दबाव में है इलेक्शन कमीशन, क्या ऐसा है? कांग्रेस के पक्ष में कैसे हो सकता है? वर्तमान में इलेक्शन कमीशन, जो सत्ता किसी और की हो तो इलेक्शन कमीशन कांग्रेस का कैसे मतलब पक्ष दे लेगा? इस समय तो जो भी चल रहा है वो आपको पता ही है मनीष जी, कि सब कुछ किस तरीके से प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। बीजेपी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है। विपक्ष आम आदमी पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कभी धार्मिक मुद्दों के ऊपर राजनीति करने का प्रयास नहीं किया है, और ना ही हम संविधान के खिलाफ बोल सकते हैं। ठीक है, कालिदास त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे ये पूरा मुद्दा समझना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने किसी एक पार्टी को लेकर नोटिस नहीं दिया है, दोनों पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस चस्पा किया है और दोनों अध्यक्षों से जवाब मांगा है। देखिए, इससे पहले अप्रैल के महीने में भी 25 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था। ये बात कही गई है, एक तरफ कांग्रेस से कहा कि आप सेना का राजनीतिकरण न करें, दूसरी तरफ धर्म और राजनीति पर बयानबाजी न करें, ये बीजेपी को कहा। लेकिन दूसरी तरफ हम बीजेपी का जब बयान देखते हैं तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऐसा नोटिस जारी कर रहे हैं। क्या ऐसा है कालिदास जी? देखिए, पहले बात तो दोनों लोग क्या मनीष जी आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए जी। नमस्कार जी। हाँ जी, दोनों लोगों का बयान जो है कि नहीं ये नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते, ये केवल आरोप लगाते हैं। ये सकता है कि हम नहीं करते हैं। सर, आपकी आवाज जो है नहीं करेंगे सर, आपकी आवाज ऐसा लगता है कट-कट के आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो। मैं माफी चाहूंगा कि आप नेटवर्क में आकर अपनी बात रखें, क्योंकि ना तो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं और ना ही दर्शक जो इस वक्त हमारी इस बहस को देख रहे हैं। तो माफी चाहूंगा आपसे कि आप नेटवर्क में आएँ और फिर अपनी बात रखें। जैनेंद्र धर दुबे जी, मैं आपके पास में दोबारा लौट के आना चाहूँगा। अगर कांग्रेस की पार्टी सत्ता में होती और फिर बीजेपी को नोटिस जारी हुआ होता तो ये देखने को मिलता कि हाँ, कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण है इसका, या कांग्रेस के पक्ष में है या दबाव में है। अभी तो आप ही सत्ता में है और आप पर ही आरोप लगे हैं। कांग्रेस तो हमेशा लगाती रही है कि इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष पर कार्रवाई नहीं करता। अगर कांग्रेस की सत्ता में होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं
के ऊपर ये नोटिस नहीं जारी करवाते, उनके मुंहों पे एक एडेसिव टेप लगवा देते, ये बोलने नहीं देते, ये अहंकारी हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। तुष्टीकरण की राजनीति और की हमेशा बात तो आपके नोटिस में कही गई है ना सर, उस पर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मैं अगर आप मुझे 30 सेकंड है तो मैं कुछ तिथियां आपको बताना चाहता हूँ। इन कांग्रेसियों को आईना दिखाना चाहता हूँ। बताइए। भारत के कलंक का दिन 11 जनवरी 1966, याद करिए, नोट करते जाइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बताइए। हमारे कालिदास जी भाई साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मनोज कश्यप जी क्या हुआ था कलंक आगे लेके नोट कर लेने। बिल्कुल, हाँ, क्या हुआ उस दिन जो 16 मई 2014 को हुआ था, वैसा ही प्रधानमंत्री मुझे 1966 को क्या हुआ था? मैं 1966 का समझना चाह रहा था। 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई थी। किसने की थी? लाल बहादुर सुनिए, उसके बाद 15वें दिन, बता रहा हूँ, सब बताता हूँ, सब बताऊंगा। उसके 15वें दिन, उसके 15 दिन बाद होमी जहांगीर बाबा साहब की हत्या होती है 24 जनवरी 1966 को। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन के जनक रहे नंबी नारायण जी, उनको गिरफ्तार किया जाता है, और एक आईपीएस के द्वारा नंबी नारायण जी को, और जिस आईपीएस ने गिरफ्तार किया उसी आईपीएस को चीफ गुजरात पुलिस आप बना करके भेजा जाता है। और मोदी जी और योगी अमित शाह जी, बताइए, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या किसने की थी? लाल बहादुर शास्त्री की हत्या किसने की थी? लाल बहादुर शास्त्री की, उसमें सीआईए, केजीबी और आईएसआई आज की जो है, और उसमें कांग्रेस की सत्ता जो समय जो चाहने वाले थे, लालच ये उनके हैं। आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको पता है कि उनका देहांत कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ। और ताशकंद में क्यों गए थे वो? अब बताइए, वो ताशकंद में क्यों गए थे? ताशकंद में समझौते के लिए गए थे। वो समझौता क्या था? 5 बिंदुओं में बता सकते हैं क्या आप? ताशकंद समझौता बता सकते हैं 5 बिंदुओं में आप? बिल्कुल 5 बिंदुओं में नहीं, मैं पूरा लेकर के बताऊंगा। बताइए। मैं समझना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल। वो भारत नहीं था उस समय। भारत को चलाने वाली तीसरी शक्तियां थी, और ये कांग्रेस को सत्ता, ये भारत की सत्ता को हथियाने के लिए कांग्रेस। लेकिन वो तो उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, पर कांग्रेस की सत्ता को कौन हथियाना चाह रहा था? वही तो भारत के असली प्रधानमंत्री हुए। जिस प्रकार 14 मई और 2014 में भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी ताशकंद समझौता समझना चाह रहा था, भारत के गौरव को लुटाए। ताशकंद समझौता समझना चाह रहा था सर। ताशकंद समझौता क्या था सर? 5 बिंदुओं में पाकिस्तान वार सन 1965 में जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाहौर तक चली गई, हमारी सेनाएं लाहौर तक चली गई उनके बंदी को छुड़ाने के लिए, और जल बंटवारे को लेकर, अन्य बिंदुओं को लेकर के। ये समझौते के लिए रसिया ने मध्यस्थता करके उनको बुलाया, और उस समय केजीबी भी और सीआईए अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी, और सीआईए का घोड़ा आईएसआई था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। और भारत जब ताकतवर, बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं आप। ठीक है। कालिदास त्रिपाठी जी, मैं आपके पास में आऊंगा सर। मैं मनोज जी आपके पास में आऊंगा। कालिदास त्रिपाठी सर से एक सवाल ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है सर। जिस प्रकार से मैं जैनेंद्र दुबे जी से बात कर रहा हूं, उनसे ये पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी धर्म और जात की राजनीति करती है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिस में कहा? तो वो ताशकंद समझौता की बात कर रहे हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर रहे हैं, उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी हत्या कैसे हुई देश जानता है, लेकिन इस बात पर अभी पर्दा ही है, पूरी तरीके से पर्दा उठा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब दोनों पार्टी के अध्यक्षों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है, तो इलेक्शन कमीशन की जो साख है उस पर सवाल खड़ा करना कितना सही है? क्योंकि वो तो एक तरीके से निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। अगर बीजेपी को नोटिस जारी करते और कांग्रेस को ना करते तो ये आरोप बनता था, अब कांग्रेस को भी तो किया है। जी देखिए, दरअसल ये जो चुनाव आयोग ने कहा ये इसको हल करना था, क्यों? ये धर्म की राजनीति करने से ये बाज आएंगे नहीं, वो तुष्टीकरण राजनीति करने से वो बाज आएंगे नहीं। ये लोगों का है कि काम करते हैं। जो हम इलेक्शन अब किया है नोटिस का, ये थोड़ा और इसको करना चाहिए। और कमीशन
इलेक्शन की संप्रभुता पर सवाल उठा रहा है, तो ये लग रहा है कि बस खिसियानी मान नोचे जैसा है और कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो इलेक्शन की पर सवाल उठ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मनोज कश्यप जी, अब मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा। राहुल गांधी ने 25 मई को हरियाणा की एक सभा में कहा था कि मोदी ने हिंदुस्तान में 2 प्रकार की सेना बना दी है, एक अमीरों की सेना, एक गरीबों की सेना। गरीबों की सेना में उन्होंने मजदूर, दलितों और पिछड़ा वर्गों को शामिल किया था और एक किया था अमीरों की सेना को। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी विपक्षी नेता सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? इसमें सेना का राजनीतिकरण कहाँ है मनीष? नहीं, जिस प्रकार से अग्निवीर योजना का जिक्र कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को लेकर तो कहा है ना इलेक्शन कमीशन ने कि आप अग्निवीर योजनाओं पर बयानबाजी ना करें। अग्निवीर योजना क्या है? सेना से जुड़ी है। जी, अग्निवीर योजना आप एक प्रकार से हमारे युवाओं का दहन करने का काम, हमारे युवाओं को भटकाने का कार्य कर रही है। लेकिन सेना तो किसी के नाम पर नाम पर बांटती नहीं है ना। सेना तो सिर्फ एक देश जानती है, भारत माँ जानती है। उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कौन है। उनका तो एक टारगेट है कि देश की रक्षा करना, देश के नागरिकों की रक्षा करना, देश के संविधान की रक्षा करना। तो जब सेना ये भेद नहीं करती तो हम और आप कौन होते हैं सेना के नाम पर राजनीतिकरण करने वाले? हम सेना में भेद करने का काम नहीं करते। तो यही तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप सेना का राजनीतिकरण न करें। राजनीतिकरण सेना का नहीं है, राजनीतिकरण अग्निवीर का है। अग्निवीर जो योजना चलाई गई है भाजपा की तरफ से, हम विरोध करते हैं। हम सेना का कभी विरोध नहीं करते हैं, ना ही हम कर सकते हैं। वो हमारे वीर सपूत भाई हैं, हमारे देश के रक्षक हैं। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं सेना का राजनीतिकरण नहीं किया रहा, लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा कि बीजेपी अगर 400 पार सीट ले आती है तो संविधान खत्म कर देगी, संविधान को फाड़ के फेंक देगी। ऐसा कौन सा नेता हुआ है भारत के अभी तक की सियासी हिस्ट्री में जिसने संविधान के साथ खिलवाड़ ना किया हो और कर रहा हो? तो क्या संविधान खत्म हो गया? हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई, क्या उस वक्त संविधान खत्म हुआ? नहीं हुआ। संविधान और दुगनी रफ्तार से और अच्छे से निखर कर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या की, तो कहाँ संविधान खत्म हो रहा है? संविधान कभी भी खत्म नहीं हो सकता, चाहे कोई। तो इस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? 400 पार का मतलब क्या है मनीष जी? मुझे ये समझ तो नारा ही तो दिया है उन्होंने। पार करके आप कहाँ जाना चाहते हैं? उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हम देश को लूट लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 400 पार का नारा है उनका सपना ले आने दीजिए भाई। ये तो चुनाव में जनता तय करेगी ना कि 400 पार किसको देना, किसको नहीं देना है। वो बोल देंगे और 400 पार हो जाएगा। कैसी बात है सर ये? जब आप दोनों सदनों में अपना बहुमत लाएंगे फिर मनमानी का कार्य करेंगे। देखिए, देश की लोकसभा सीटें 543 है, आप 543 का नारा दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं उसमें, नारा ही तो दिया है उन्होंने। ये थोड़ी कहा हम कब्जा कर रहे हैं। ये हास्यास्पद बात होगी। नहीं, तो कब्जा करने की बात थोड़ी ना कही उन्होंने कि हम कब्जा कर लेंगे। भाई, देश की जनता तय करेगी, हम और आप वोटर तय करेंगे हम किसको चुनेंगे, किसको नहीं चुनेंगे। नारा देने से क्या संविधान खत्म हो जाता है? आप ये बताइए मुझे। कब्जा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो वही तो बात है, हम सब लोगों का है। इस पर कब्जा करने के गवाह यही हमने जन्म लिया और यही हम अपना शरीर त्याग देंगे। कब्जा किस बात का रहेगा? और रही बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसमें कोई दो राय नहीं है। देश में इस समय 85/15 का हिसाब किताब चल रहा है। एक तरफ 85% जो गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर और बेरोजगार युवा घूम रहा है, वहीं 15% देश की तमाम संपत्ति को अपने हाथ में लिए हुए इन गरीबों पर राज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बयान दिया था जिसका मैं जिक्र आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन का सहयोगी पार्टी है, आप उसमें शामिल है और कांग्रेस और पार्टी आप भी शामिल। ठीक है, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाई जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? क्यों बढ़ाई जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है कि 50% से लिमिट क्रॉस नहीं करनी है? तो क्यों आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इससे समाज में बंटवारा नहीं होगा? बंटवारा लोगों को अभी तक तमाम सी पार्टियों ने, सत्ताओं ने या जो भी रहे हैं उन लोगों ने जिनको अनदेखा किया है उनको आज ध्यान में लाने का कार्य किया जा रहा है। कैसे किया जाएगा? और भी तो तरीके हैं ना सर, समाज को मुख्य धारा में लाने की और भी तरीके हैं, योजनाएं हैं, लोगों को योजनाओं के जरिए मुख्य धारा में लाया जा सकता है। आरक्षण ही एकमात्र हथियार है क्या? 1 करोड़ साल की योजना थी, वो धरातल पर तक नहीं आई। 1 करोड़ रोजगार देने की जो योजना थी हमारे युवाओं को, वो धरातल पर नहीं आई। जब वो धरातल पर ही नहीं आएगी तो बताइए फिर ये वैमनस्य फैलेगा या नहीं, हम लोगों में विरोध फैलेगा या नहीं? ये हमारे और अमीरों और गरीब के बीच की जो खाई है
वो बड़ी होगी या नहीं, और जब ये बड़ी हो जाएगी तब फिर बताइए देश के क्या हालात रह जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, करोड़ों नौकरी देंगे। आपने योजना का जिक्र किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम क्रियान्वयन कहां से करेंगे, आप नौकरी कहां से लेकर आएंगे। संबंधित विषय में आगामी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती रहेगी। अभी तो चुनाव चल रहा है, संबंधित जानकारी आगामी समय में प्राप्त करती जाएंगी। ठीक है, मैं आपके पास में आना। जयेंद्र धरदोबे जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। इंडी गठबंधन या इन्हें कह लीजिए घमंडिया गठबंधन के ये भी सहयोगी हैं, जिसे पानी पी पी करके गालियां देते थे ये लोग। आज उन्हीं के कंधे पर बैठ करके और जेल तक के इंडी गठबंधन में जितने हैं सभी लोग जेल यात्री हैं, और भाजपा में जितने वो सब धर्म यात्रा पे निकल रहे हैं, ये लोग जेल यात्रा पे जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बंगाल में जितने भी बेरोजगार युवा है सबको IAS IPS की नौकरी दे दी ये लोग। हिमाचल प्रदेश में ऐसा तो बीजेपी शासित राज्यों में भी नहीं हुआ है सर। आप एक दो आप है ना सर, आप एक दो राज्यों का जिक्र करेंगे, आप एक दो राज्यों का जिक्र करेंगे, लेकिन अधिकतर राज्यों में तो आपकी ही सरकार है। अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है। आप MP में दे दीजिए, यूपी में दे दीजिए, छत्तीसगढ़ में दे दीजिए, राजस्थान में दे दीजिए, हरियाणा में दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए। ये तो आप पर भी लागू होता है ना, उन पर ही क्यों लागू होता है। अगर सेना में अगर रोजगार की बात अगर है तो सभी सरकारों को सोचना होगा। मनीष जी आपने उसी बात को कहा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आम जनता के दर्द की बात आपने उठाई कि रोजगार आएगा कहाँ से। हमने रोजगार के अवसर परोक्ष रूप से नहीं, आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो अधिकतर राज्यों में आपकी ही सरकार है सर। आप ये क्यों भूल गए कि अधिकतर राज्यों में हम सरकार में बैठे हैं। नहीं है और लंबे समय से गुजरात में देखिए कितने समय 26 सालों से आप हैं, मध्य प्रदेश में 18-20 सालों से आप हैं। गुजरात के नौजवान को कभी रोजगार के लिए रोते हुए नहीं देखा होगा आपने। MP में मानता हूँ उस प्रदेश के युवाओं को भी। MP में क्या होता है सर। MP में भी अपने नौजवान जितने MP में भी ठीक है, हमारे नौजवान। ठीक है। अनुराग शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किए हैं, चस्पा किए हैं, और ये जवाब तलब किया है कि कांग्रेस पार्टी सेना के नाम पर राजनीति न करें, सेना का जिक्र कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि संविधान पर गलत बयानबाजी न करें। क्या संविधान खत्म करने की बात कांग्रेस बार बार कर रही है, क्या ऐसा है अनुराग शर्मा जी? ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग की स्थिति जो है वो सबको मालूम है। चुनाव आयोग जो है वर्तमान सरकार के इशारों पर काम करता है। जब उनके खिलाफ कोई बात होती है तो कोई कंप्लेंट को विचार नहीं होता, और उसके बाद विरोधी पार्टी का होता है तो विचार होता है। तो ये सब बात, इस बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये जो भी कुछ बोलते हैं, जो ये काम कर रहे हैं वो तो सब सही है चुनाव आयोग के नहर में भी, और दिखावे के लिए नोटिस चुनाव आयोग देता है। बाकी जो है चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई करने वाला नहीं है। उसे तो जो भी कार्रवाई करनी है विपक्ष के खिलाफ करनी है। लेकिन अभी यही बात सेम जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, यही सेम जयेंद्र धरदोबे जी ने कहा, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में आकर कर रहा है। ये दबाव कहाँ है? अगर कांग्रेस पार्टी पर ही कार्रवाई होती, बीजेपी पर ना होती तो हम मान लेते। अगर कांग्रेस पर ही होती या बीजेपी पर होती, कांग्रेस पर ना होती, या कांग्रेस पर होती या बीजेपी पर ना होती। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, वो ना बीजेपी देख रहा है और ना ही कांग्रेस देख रहा है। दोनों पार्टियों को तो उन्होंने नोटिस दिए हैं। कौन सी पार्टी छोड़ी उन्होंने? एक बार 25 अप्रैल को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था, दोनों अध्यक्षों से पूछा था कि आप गलत बयानबाजी ना करें। तब आपने क्या किया? नोटिस का जवाब दिया? नहीं दिया। और फिर दोबारा जब नोटिस दिया है तो जवाब दीजिए ना कि हम नहीं करेंगे। आश्वासन तो दीजिए कि हम ऐसी बयानबाजी ना करेंगे। बीजेपी भी आश्वासन दे, कांग्रेस भी आश्वासन दे। अनुराग कश्यप जी, अनुराग शर्मा जी, सॉरी माफ कीजिएगा, अनुराग शर्मा जी। लगता है अनुराग शर्मा जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है, तो फिलहाल आप सभी का इस
खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी चर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस थमाया है। दोनों पार्टियों को नसीहत दी है कि आप गलत बयानबाजी ना करें। कांग्रेस से कहा कि आप संविधान पर बयानबाजी ना करें, तो वहीं बीजेपी को कहा कि आप समाज बांटने वाले बयान को रोकें। प्रचारकों से कहें कि वो मजहबी भाषण ना दें। लेकिन देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद में क्या दोनों पार्टियों की जुबान पर लगाम लगेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।